तो जेनेटिक कोड, राइट, जेनेटिक कोड कह रहा है, ट्रांसलेशन मैंने बता ही दिया आपको, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और जीन एक्सप्रेशन जैकब लेनार्ड का मॉडल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काफी ज्यादा भाई। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं कि आज जेनेटिक्स खत्म हो जाए। जेनेटिक कोड, अच्छा वो मैंने बताया था क्या, कितने टाइप, कितने जेनेटिक कोड होते हैं, वो इनिशिएशन कोडॉन तो याद है, बता दिया था। यस इनिशिएशन सर। कोडॉन, हाँ, इनिशिएशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, वो सब बताने की जरूरत है। टोटल 64 जेनेटिक कोड होते हैं। एक मिनट, एक सेकंड। मुझे नहीं लग रहा है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, क्या हाल है? सर सही है सर, आप बताइए। पढ़ाई कर रही हो? यस। पता नहीं क्यों मुझे डाउट होता रहता है मैथिली। पक्का पढ़ाई हो रही है? यस बढ़िया सर। से? अच्छा, तो देखिए वैसे अब जेनेटिक कोड फिर से एक बार आपको समझाता हूँ, है ना। तो हमने ये पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि जेनेटिक कोड में मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी जो डीएनए से कॉपी होता है आरएनए में, है ना, तो 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं आरएनए में। तो आरएनए में जो 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, पर्टिकुलर 3 न्यूक्लियोटाइड का जो सेट होता है वो पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता है ना। तो इसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं, राइट। तो जेनेटिक कोड में किसी भी तरह का पंक्चुएशन, कोई कॉमा वगैरह वैसी कोई चीज नहीं होती, उसके कैरेक्टरिस्टिक अभी मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे कोई आपका एमआरएनए, कोई सब एमआरएनए, ये आपका एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। तो इसमें क्या हुआ, ये 3 ये यहाँ पे जेनेटिक कोड हो गए। तो सबसे पहला वाला जो जेनेटिक कोड होगा वो यही होगा, क्या, एयूजी होगा। एयूजी कोड करता है एक एमिनो एसिड को, उसका नाम है मिथ्योनाइन। तो एमईटी एक शॉर्ट में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एयूजी ही आएगा। एयूजी क्या होता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इनिशिएट करेगा, इसीलिए इसको इनिशिएशन कोडन कहते हैं। उसके बाद कुछ भी आए, और आखिरी में एमआरएनए में हम लोग पढ़ चुके हैं, इनमें से कोई सा भी 3 में से आ जाएगा, है ना। तो देखो इनमें से जो 3 है थे ना, तो यूएए, यूएजी, है ना, और यूजीए, इन 3 में से कोई सा भी एक आ जाएगा। इनके लिए आप देख रहे हो ना, ये किसी भी पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए इनको स्टॉप कोडॉन कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। क्यों? इनका कोई भी कॉम्पेटिबल टीआरएनए पाया ही नहीं जाता है। तो यहाँ पर आखिरी में कोई सा भी स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, और ये इनमें से कोई सा भी सकता है, यूएए मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा स्टॉप कोडॉन, राइट। तो यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, स्टॉप कोडॉन। अब आप देखोगे इसके बाद कोई सा भी कोडॉन आता जाएगा आखिरी में, यहाँ पे कोई गैप नहीं होता है, कोई पंक्चुएशन नहीं होता, कोई कॉमा नहीं होता। तो यूसीसी जैसे हो सकता है, ये हो सकता है, इसमें भी यूसीसी, यूसीसी
सी सी हो गया, है ना, इसका कोई सा भी आ सकता है ना, कोई सा भी आ सकता है, यू हो सकता है ना, और यू सी ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से बीच में कोडॉन होते हैं और ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करते जाते हैं, उसी हिसाब से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। ठीक है, टोटल आप देख पा रहे हैं तो कितने कोडॉन है टोटल? 64 कोडॉन, है ना। तो टोटल यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 64 कोडॉन पाए जाते हैं। आउट ऑफ दिस 64 कोडॉन, तो एक तो हो गया आपका इनिशिएशन कोडॉन, है ना, इनिशिएशन कोडॉन, ये भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। इनमें से 3 क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन। तो 3 किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। तो अगर पूछा जाए, क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछा जाता है कि कितने जेनेटिक कोड हैं जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करते हैं, कितने कोड होते हैं? प्रोडक्टिव कोड कितने हो गए? 60। राइट, 61। 61, ये 64 में इंक्लूडेड है ये, ठीक है। ओके तो सर। आउट ऑफ दिस 64, 1 इज इनिशिएशन कोडॉन, ये एयूजी वाला, है ना, यस सर। और 3 हो गया क्या? स्टॉप कोडॉन। तो इनिशिएशन कोडॉन तो मिथ्योनाइन को कोड कर रहा है, बात तो मतलब 61 वो है जो पर्टिकुलर किसी को कोड कर रहा हो, 3 क्या है? स्टॉप, ओके सर, समझ है आ ना। गया सर। तो यहाँ पे Yes. टोटल 61 कोडॉन कोड करते हैं अमीनो एसिड को। अच्छा, नंबर ऑफ अमीनो एसिड कम है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड टोटल 20 है, ठीक है ना। इसका मतलब एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन कोड करते हैं। तो देखो यू 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 सी, ये किसको? फेनिल एलानिन को। यू 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 ये ल्यूसीन को कोड करते हैं, यू सी यू जी। अब ये इतने 4 कोडॉन है, ये एक ही को कोड करते हैं, ल्यूसीन को। ये 2, ये भी ल्यूसीन को कोड करते हैं। ये इतने सारे 3 कोडॉन, ये एलिनिन को कोड करते हैं, मेथिलीन को, ये वैलिन को कोड करते हैं, 4 कोडॉन, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कहीं पर जी यू यू इसने वैलिन को कोड कर दिया, तो बाकी 3 की यूटिलिटी खत्म हो गई ना। तो हम कहते हैं कोड आर डिजेनरेटिव। डिजेनरेटिव का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को एक ही कोडॉन कोड करता है और बाकी की फिर वहां पे वैल्यू क्या हो गई? खत्म हो गई, है ना। इसलिए बोलते हैं कोड आर डिजेनरेटिव। देयर इज नो पंक्चुएशन, देयर विल बी 1 एयूजी इनिशिएशन कोडॉन, देयर विल बी 3 स्टॉप कोडॉन, है ना। पूरे वर्ल्ड में कोड यूनिवर्सल होते हैं। एयूजी अगर इंसान में मिथ्योनाइन कोड कर रहा है तो बैक्टीरिया में मिथ्योनाइन कोड करेगा, फंजाई में भी कोड करेगा, प्लांट में भी कोड करेगा, वायरस में भी कोड करेगा। कहीं पर भी एयूजी है तो ये हम क्या करते हैं? कोड आर यूनिवर्सल, पूरे अर्थ में कोड यूनिवर्सल होते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। क्लियर है? समझ आ गए? ये 5-6 कैरेक्टरिस्टिक है। नीट में भी पूछ ले जाते हैं कई बारी, और कई बारी मतलब नॉर्मली क्वेश्चन स्कूल में आपके आता है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो जेनेटिक कोड है वो आप जरूर से नोट कर लीजिए। वो मैं आपको नोट करा देता हूँ जितने इसके प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, बनाने की जरूरत नहीं। और ये मत याद रखना, बस इतना इनिशिएशन कोडॉन याद रखना है आपको। ये याद करने की जरूरत नहीं कि मतलब ल्यूसीन को कौन कोड करता है, एलेनिन को कौन कोड करता है। आप ये कभी ना सोचने लगना कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ये कोडॉन बताओ किस अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। ये मास्टर्स वालों को और पीएचडी वालों को भी नहीं याद रहते हैं। पीएचडी वालों को कभी कभी याद कर लेते हैं, मास्टर्स तक भी इसकी कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए अगर आपको कोई बोले कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो इट इज ऑल नॉनसेंस, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, है ना। कोड ओवरलैप नहीं करते। तो कोड ओवरलैप क्या नहीं मतलब ऐसा नहीं, ये जैसे ये 3 है, ये पर्टिकुलर कोड करेंगे, ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं हो सकता कि ये 3 ने कोड कर दिया फिर आप ये 3 ले लो, है ना। तो कोड ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे के साथ में, ये इसका मतलब नोट करो। फर्स्ट तो हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या डाली? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, पहला, कोड्स आर ट्रिपलेट इन नेचर। Code are triplet in nature. Full stop. Three adjacent bases, three adjacent bases are termed as three adjacent bases are termed as codon. सो एक बार सर ये स्टार्टिंग से बीट करिए, ट्रिपलेट इन नेचर। पहला हेडिंग है, सब मतलब पहला पॉइंट है, codes are triplet in nature. The genetic code is a triplet code. Genetic code is a triplet code. सर आपने बोला था 3 adjacent faces. इसके बाद बोला था the genetic code are triplet code
three adjacent bases are termed as codon. Three adjacent bases are termed as codon. From 5 to 3 direction. From 5 to 3 direction. Next point. There is no overlapping. There is no overlapping. As adjacent codon do not overlap. They do not share any base. They do not share any base. Next point. There is no punctuation or comma. There is no punctuation or comma. That is, they are comma-less. That is, they are comma-less. That is, they are comma-less. Full stop. Next point. Codes are universal. Codes are universal. Codes are universal. As codes are universal. As the particular codon code for particular amino acid in all organism. Next point. Codes are degenerative. एक सेकंड रुको, just give me 1 second. सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं बेटा, कुछ बोल नहीं रहा था मैं एक्चुअली. नहीं, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई मेरे तरफ. नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि somebody was there स्टूडियो. मुझे लगा वो शोर मचा रहा, वो शोर मच सकता था, मैंने उसको मना किया. Excuse me, sir. हाँ.
So ये वाला explain कर सकते हैं? There is no overlapping as adjacent codons do not overlap. They do not share any base. ये वाला. हाँ राइट राइट, दे डू नॉट शेयर एनी बेस। क्या ये पॉइंट लिखवाना है, दोबारा से समझाना है? सर ये तो लिख तो लिया, ऐसे समझा सकते हैं क्या हाँ मतलब? बिल्कुल, मैं वही तो बोला था। देखो जैसे सपोज दैट ये वाला पहला बार कोडॉन समझो, एक ये कोडॉन ले लेते हैं है ना, यू यू यू, और दूसरा ले लेते हैं यू सी यू, ठीक है। तो देखो, तो यू 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 एक कोडॉन होगा है ना, और ये किसको कोड करता है? ये फेनिल एलेनिन को कोड करता है ना, फेनिल एलेनिन को। दूसरा कोडॉन क्या है अपना? यूसीयू, यूसीयू। तो ये दूसरा वाला कोडॉन है ना, ये कोड करता है किसको? सेरेनिन को कोड करता है, सेरेनिन को कोड करता है। आप समझो बात को, ऐसा नहीं हो सकता कि यू 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 और फिर सी यू हो, ये 5 हो जाएं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस वाले ने कोड कर दिया फेनिल एलेनिन को और दूसरा वाला फिर क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता कि इसका यू ले ले और इसके यू को लेके सेरेनिन को कोड कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो या इस केस में तो ओवरलैप हो गया ना। Yes sir. तो Yes, ये sir. इस केस कभी नहीं हो सकता है, समझ गए ना? ऐसी रीडिंग कभी नहीं होगी। Okay sir. समझ ठीक आ है, गया sir. Thanks. ओके राइट। तो डिजेनरेटिव वाला का क्या मतलब हुआ? मैंने आपको बता दिया कि इनमें से क्या हुआ, एक ने कोड किया तो बाकी डिजेनरेट हो गए। तो नोट करेंगे, the genetic code degenerate, the genetic code degenerate, one amino acid, that is one amino acid, that is one amino acid often has, one amino acid often has more than one codon। ठीक है, नेक्स्ट। सर ये वाला पॉइंट आप एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे? हाँ फिर से रिपीट कर देंगे। द जेनेटिक कोड इज डिजेनरेटिव, द जेनेटिक कोड इज डिजेनरेटिव, दैट इज a single amino acid, a single amino acid is coded by, a single amino acid is coded by more than one codon। Then next, the genetic code are non-ambiguous, the genetic code are non-ambiguous, each codon code for, each codon code for one amino acid, not more than one amino acid, each codon code for one amino acid, not more than one amino acid, right? तो पर्टिकुलर जो कोडॉन है वो एक ही एमिनो एसिड को कोड करता है, एक से ज्यादा एमिनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट, नॉनसेंस और टर्मिनेटर कोडॉन, नॉनसेंस और टर्मिनेटर कोडॉन। There are 64 codons, there are 64 codons, there are 64 codons where UAA, where UAA, where UAA, UAG, where UAA, UAG, and UGA and UGA do not specify, do not specify any amino acid, do not specify any amino acid, but they signal for, but they signal for the end of, but they signal for the end of masses, they signal for the end of masses. Next point, initiation or start codon, initiation or start codon. The codon AUG, the codon, एक चीज और आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, देखो
तो यहाँ पे क्या है, कहाँ गया स्टार्ट कोडॉन, ये रहा AUG, है ना। तो नॉर्मली तो AUG होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में एक और हो सकता है, क्या, GUG। प्रोकैरियोट में ये भी कभी कभी इनिशिएशन कोडॉन हो सकता है, ये बात आप याद रखना। तो कई बार क्या हो सकता है, अगर AUG न लिखा हो तो आप समझ जाना कि GUG इसका आंसर होगा, सम टाइम दे आस्क, है ना। ये कंफ्यूजन मत रखना, अगर कहीं पे हो सकता है किसी बुक में ये भी लिखा हो कि AUG GUG दोनों इनिशिएशन कोडॉन है, तो आप समझ लेना कि नॉर्मली AUG दोनों कोड करते मिथ्योनाइन को, तो आप समझ लेना नॉर्मली AUG इनिशिएशन कोडॉन है, सम टाइम इट बिकम GUG। तो नोट करेंगे, द कोडॉन AUG इज कॉल्ड इनिशिएशन और स्टार्ट कोडॉन। Start codon. It So codes for the codon AUG. AUG. The codon AUG is called initiation or start codon. So can you repeat this point? The codon AUG, the codon AUG is initiation or start codon. The codon AUG is initiation or start codon. It code for methionine. नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे। तो मेथियोनाइन की एक स्पेलिंग लिखती है स्क्रीन अच्छा पे। मेथियोनाइन लिख देता हूँ। मेथियोनाइन, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ एक चीज और लिखो जो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले। sometime in rare instances among prokaryotes, sometime इसको अंडरलाइन कर लेना, sometime in rare instances in prokaryotes GUG may serve as start codon, may serve as start codon. ठीक है, और Yes, sir. ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। समझ आ गया क्या? बोलो Yes, sir. भाई, ये याद रखना, ये स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 3 मार्कर में फ्रीक्वेंटली पूछा है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्कूल वाले टीचर लोग बहुत पूछते हैं। Yes, sir. हाँ बोलो बेटा। तो कोड्स आर डिजेनरेटिव का मतलब ये है सर, जैसे ही जो है वो पढ़ता है कि कौन सा अमीनो एसिड तुम्हें चाहिए, तो वो बाकी सारे कोड्स जो है डिजेनरेट हो जाते हैं। अब देखो तुम समझो मेरी बात, जैसे क्या है कि हम 4 लोग हैं, अपन 4 लोग चल के इंस्टीट्यूट का गेट खोल सकते हैं, हम चारों के पास चाबी है ना, ठीक है। तुम मुझसे पहले पहुंच गए, है ना, समझ गए, तुमने खोल दिया, तो मेरी हमारी जरूरत नहीं ना, हम 3 लोगों की जरूरत नहीं है कि नहीं? ठीक है, तो बाकी लोग क्या हो गए, डिजेनरेट हो गए, है ना, उनकी जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के ये खोल तो अपन चारों सकते थे, है ना, चाबी अपन चारों के पास पे है, बिफोर ऑल आर इक्वली गुड। तो अब हम 3 की जरूरत नहीं है, तो आप कहोगे कि लाइक आई हैव ओपन द गेट एंड द रेस्ट ऑफ द 3 पर्सन दे आर डिजेनरेटेड। इसका मतलब ये मतलब वो कोड आउट डिजेनरेट, ठीक है ना, राइट। लेकिन यह है कि क्या दूसरी चीज मैंने कहा, दे आर अनएम्बिगुअस। एक ताले को एक ही आदमी खोलेगा, हम 2 लोग उसमें चाबी नहीं घुसेड़ सकते, है ना, क्लियर है? यस यस। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई लोगों ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, है ना, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मैं पहले आपको ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिखाता हूं और फिर मैं पहले समझाता हूं, फिर आपको लिखवा दूंगा। तो जैकब और मोनैड 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसको हम लोग ओपेरॉन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जीन आखिर फंक्शन कैसे करते हैं। ओपेरॉन ओपेरॉन रेगुलेशन,
देखो भाई साहब, ये मॉडल बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे, है ना, तो उन भाई साहब का नाम था, 2 लोग थे, उनका नाम था जैकब और मोनाड। ये इस ओपेरॉन को हम लोग बोलते हैं लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन। ये बोलने के पीछे कारण क्या है, पहले पूरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, है ना, उसके बाद फिर नोट फुट जो जो करना हो वो करना, लेकिन पहले पूरी पूरी मेरी बात सुनो। लैक ओपेरॉन ये एक मॉडल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लैक ओपेरॉन मॉडल। इसको हम लोग बोलेंगे लैक ओपेरॉन मॉडल। लैक ओपेरॉन मॉडल देने का जो काम था, वो काम किया जैकब एंड मोनाड करके 2 साइंटिस्ट। इन्होंने बताया कि जीन्स फंक्शन कैसे। ये क्या है, लैक एक जीन है ना, तो लैक जीन क्या करता है, लैक जीन लैक्टोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, ठीक है, तो ये क्या करता है, एंजाइम बनाता है, एंजाइम फॉर लैक्टोज डाइजेस्ट। लैक्टोज तो समझते हो ना क्या होती है, शुगर सर, एक टाइप की शुगर। शुगर। शुगर होती है, मिल्क में मिल्क उसी की लैक्टोज शुगर की वजह से मिल्क मीठा होता है। तो अब क्या होता है, तो जैसे आप लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को डालते हो तो उसका लैक जीन काम करने लगता है, वो क्या करता है, लैक्टोज शुगर को ब्रेक करने लगता है, लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करके उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, है ना, इसीलिए दही खट्टा हो जाता है और ऐसे दही बन जाता है, कर्ड बन जाता है। दैट्स हाउ द प्रोसेस टेक्स प्लेस। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल सी बात थी। अब हम जेनेटिक्स की एक्सक्लूसिवली बात करते हैं। उन बैक्टीरिया के अंदर एक जीन पाया जाता है, उसको हम लोग लैक जीन कहते हैं। अब भाई साहब वो करता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में, तो नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है ना, तो नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं, तो नॉर्मल कंडीशन वाली मैं बात नीचे लिख देता हूं, आप मेरी बात को समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन या व्हेन नो लैक्टोज, तो जब बैक्टीरिया के पास लैक्टोज नहीं है, तो जब लैक्टोज नहीं तो एंजाइम नहीं बनना चाहिए, होता कि नहीं होता। अब क्या होता है, यहां पे एक रेगुलेटरी जीन है ना, तो यहां पर इसको हम लोग रेगुलेटर, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, इसको हम रेगुलेटर कहते हैं। तो ये एक रेगुलेटर जीन है। ये रेगुलेटर जीन क्या करता है, ये कोड करता है एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन को, है ना, इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन। तो यहां पर क्या है, एक रेगुलेटर जीन है, ये रेगुलेटर जीन कोड करता है किसको, एक रिप्रेसर प्रोटीन को। रिप्रेसर प्रोटीन जाती है और जा करके एक्टिवेट हो जाती है, और ये एक्टिवेटेड रिप्रेसर जाकर के यहां पे फंस जाता है। तो जब ये एक्टिवेटेड रिप्रेसर जाके यहां पे फंस जाता है, इस तरह से जाकर के फंस जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये जाके फंस जाता है। अब क्या होता है कि यहां पर इस जीन को रीड करने के लिए, मतलब ये जीन है ना, तो ये जीन क्या है, जीन मतलब ये क्या, डीएनए का हिस्सा है कि नहीं, बताओ भाई, बोलो, डीएनए का हिस्सा है ना ये, ठीक है। यस तो यहाँ सर। पे इसका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए यहाँ पर एक साइट होती है, क्या, प्रमोटर साइट। क्या है, प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट पे क्या होता है भाई लोगों, जल्दी बोलो। आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है। अरे शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ता है। तो प्रमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज आया, इसने सोचा कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया जाए, ये जुड़ गया। लेकिन जैसे आगे गया तो इसके रास्ते में एक बैरियर पड़ गया। वो बैरियर क्या था, रिप्रेसर। रिप्रेसर ने बोला नहीं, तुम आगे नहीं जाओगे, ठीक है। ये बेचारा आगे नहीं जा पाया। जब ये बेचारा आगे नहीं जा पाया, तो जब ये मूव ही नहीं कर पाया, स्लाइड नहीं कर पाया, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, मतलब आरएनए नहीं बना। जब आरएनए नहीं बना तो प्रोटीन नहीं बनी, मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ। तो नॉर्मल कंडीशन में जब लैक्टोज नहीं होता है, तो लैक्टोज के एब्सेंस में रेगुलेटर जीन एक प्रोटीन को कोड करता है, उसको रिप्रेसर प्रोटीन बोलते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन जाती है और जाकर के कहां पे जुड़ जाती है, कहां पे जुड़ती है, ऑपरेटर में। ये ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर स्विच की तरह काम करता है, ऑन ऑफ करने की तरह काम करता है। तो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर में जुड़ जाती है। जब ये ऑपरेटर में जुड़ गई तो इसने इसको क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, ये जीन ऑफ हो गया। जब ये ऑफ हो गया तो यहां पर क्या होगा, किसी भी तरह का ना ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना ट्रांसलेशन होगा, और ना ही एंजाइम बनेगा। ये कब होता है, जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट नहीं। अब बताओ, समझ आया क्या। यस सर। तो ये हो किस चीज में रहा है? हाँ तो ये मतलब क्या बैक्टीरिया में हो रहा है? हाँ, ये बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है ना, लैक्जीन बैक्टीरिया में पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके सर। ठीक है, सबको क्लियर है। आमना, दिव्यम, दिव्यांशी, मैत्री, सात, यस। जुआरिया,
तिशा समझ में आया Yes, बेटा? sir. तिशा Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. अच्छा चलो शाबाश, लोग बड़े स्मार्ट बच्चे हो। अब देखो, अब आ जाते हैं ऊपर वाले पे, है ना। बहुत सारा पढ़ाया मैंने जेनेटिक्स में, याद रखना, मैं पूछूंगा किसी दिन। अब देखो, अब क्या हुआ, बैक्टीरिया को आपने उठाया और उसको मिल्क में डाल दिया, जैसे उसको लैक्टोज शुगर मिली। अब समझना बात को, तो ये लैक्टोज शुगर है ना। तो लैक्टोज शुगर कैसे काम करती है? इंड्यूसर की तरह काम करती है। इंड्यूसर की तरह क्या करेगी? इसने रेगुलेटरी जीन ने फिर से वही काम अपना शुरू कर दिया, रिप्रेसर बनाया, लेकिन जाते ही लैक्टोज रिप्रेसर के साथ में क्या हो गई? चिपक गई। और उसने क्या किया? इंड्यूसर क्या करता है? रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देता है। इसने रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो ऑपरेटर जीन में जुड़ के नहीं जुड़ पाया। जब यह ऑपरेटर जीन में जुड़ नहीं पाया तो ऑपरेटर क्या हो गया? स्विच ऑन हो गया। आरएनए पॉलीमरेज आया, इसने ट्रांसक्रिप्शन किया। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद इसने क्या किया? ट्रांसलेशन किया और प्रोटीन बना दिया। प्रोटीन बनाने में अब आपको एक चीज मैं यहाँ पे और बता देता हूं, यहाँ पे जो लैग-जेड जीन है ये किसको कोड करता है? ये आपके इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो लैग-जेड जीन है ये भाई साहब कोड करता है किसको? इट कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है ना। और ये जो आपका लैक वाई है ये परमिएजेस को कोड करता है। परमिएजेस एंजाइम, जिस तीनों एंजाइम है, और ये किसको कोड करता है? लैक एक इसको ट्रांस एसिटिलाइजेज को कोड करता है। ट्रांस ए सी ई वाई एल ए एस ई एस एस ट्रांस एसिटिलाइज, ठीक है ना। तो ट्रांस एसिटिलाइजेस को ये कोड करता है, ठीक है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेजेस, परमिएजेस और ट्रांस एसिटिलाइजेस, ये तीन को कोड करता है ना। तो यहाँ पर ये तीन एंजाइम बन जाएंगे और एंजाइम बन जाएंगे तो लैक्टोज का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। यही लैक ऑपरेंड। तो उसने ये बताने की कोशिश की लैक ऑपरेंड मॉडल को यूज करके कि इस तरह से जीन्स हमारे काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। बोलो समझ आया कि नहीं आया? Yes, सर। sir. तो फिर वो अपना डीएनए प्रोटीन बनाकर फिर अपने और तरीके और बना सकते हैं बैक्टीरिया, और फिर वो और लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट कर लेगा। हाँ हाँ, और तरह के तो सब जीन एक्टिवेट हो जाएंगे, सब एंजाइम बनने लगेंगे। लैक्टोज शुगर, जब लैक्टोज शुगर पूरी डाइजेस्ट हो गई, लैक्टोज खत्म हो गई, है ना। तो अब क्या होगा? जब लैक्टोज खत्म हो गई मतलब इंड्यूसर खत्म हो गया, इंड्यूसर बचा ही नहीं। जैसे इंड्यूसर खत्म हुआ वैसे ये क्या होगा? रिप्रेसर क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। समझ गए ना? यस सर। तो लैक्टोज खुद में जीन को आके ऑन कर देता है, समझे? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लिखा देता हूँ आपको। यही लैक ऑपेरान है। ये समझने वाली पूरी चीज थी, इसमें कुछ, अब इसको तो हालांकि आप खुद ही लिख सकते हो एग्जाम में। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर लैक ऑपेरान आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आएगा 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन आएगा 5 मार्क्स में आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कोडॉन पूछा जाएगा, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। रेप्लिकेशन आएगा 5 मार्क में आएगा। ट्रांसक्रिप्शन आएगा 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाता है, क्लोवरलीफ मॉडल ड्रॉ करो, 3 मार्क्स में आता है। ये इंपॉर्टेंट था बोर्ड के लिए। स्टार्ट किया जाए, चलो। Yes, sir. Heading क्या डालें sir? लैक्टोज और लैक ओपेरॉन डालो बेटा, ऊपर लिखा है ना लैक ओपेरॉन मॉडल, है ना। तो नोट करेंगे फ्रैंकोइस जैकब, मैं लिख देता हूं उनका नाम भी। फ्रैंकोइस जैकब इनका पूरा नाम है, कहते हैं जैकब और मोनॉट का मॉडल है। और दूसरे हैं जैक्स मोनैट, JACQUES, जैक्स मोनैट। तो फ्रैंकोइस जैकब और जैक्स मोनैट, they given operon hypothesis, they given operon hypothesis for regulation of gene expression, for regulation of gene expression। सर हाइपोथेसिस ये वाला पॉइंट रिपीट कर देंगे? फ्रांसिस
Francisco Jacob and Jacques Monod given operon hypothesis for the regulation of gene expression. Full stop. They did their study in E. coli bacteria. They did their study in E. coli bacteria and got Nobel Prize for the same in 1965 and got Nobel Prize for the same in 1965. Full stop. And operon act as, इसको पूरे को operon कहते हैं, रेगुलेटरी से लेकर के आखिरी तक. And operon act as a gene regulating unit. सर उनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1965. ठीक है. और देखो अब एक चीज और यहाँ पे बता दो. सर आपने लास्ट पॉइंट कौन सा पढ़ा था, बोला था मतलब सर? An operon act as a gene regulating unit. इसका स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं, पहले ये बताओ. ले लिया सर. ले लिया. ठीक है, ये जो लिखा विखा है मैं हटा रहा हूँ. ठीक है, रिमूव कर रहा हूँ. अब देखो यहाँ पर क्या है, ये बना के आना पड़ेगा अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आया, याद रखना. अब क्या है, यहां से यहां तक ये वाले जीन है ना, इस पूरे को हमने क्या बोला, इस पूरे को तो हमने बोला ओपेरॉन. यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा क्या है, इसको हम कहेंगे ओपेरॉन. ठीक है, ये हमारा कहलाएगा ओपेरॉन. ओपेरॉन क्या है, एक जीन यूनिट है. ये किस किस से, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर किसी भी चीज को कोड करने वाले जीन होंगे, इनको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन. स्ट्रक्चरल जीन है ना, इनको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, या इन्हीं स्ट्रक्चरल जीन को सिस्ट्रॉन कहा जाता है. याद रखना, इसको सिस्ट्रॉन कहा जाता है. तो ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो पर्टिकुलर किसी चीज को कोड करते हैं, इनको हम सिस्ट्रॉन भी कहते हैं. इसके बाद क्या आता है, सिस्ट्रॉन के बाद क्या आता है, ऑपरेटर आता है. ठीक है, इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है. सिस्ट्रॉन के बाद आता है ऑपरेटर. ऑपरेटर के बाद कौन आता है, प्रमोटर. और प्रमोटर के पहले कौन आता है, रेगुलेटरी जीन, जिसको क्या बोलते हैं, आई जीन भी हम लोग बोलते हैं, रेगुलेटरी जीन. तो रेगुलेटरी जीन, तो प्रमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, इनके बीच में किसी भी तरह का कोई गैप नहीं होता है. लेकिन ये जो प्रमोटर और ये जो इंड्यूसर होता है ना, रेगुलेटरी जीन, इनके बीच में गैप होता है. ठीक है, और पूरे को क्या बोलते हैं, ऑपेरॉन कहते हैं. राइट. तो एक और भी बता देंगे सर प्लीज, लैगजेट क्या बनाता है? मैंने उससे पहले स्क्रीनशॉट लिया था आपके लिखने से. लैगजेट बनाता है बेटा बीटा गैलेक्टोसाइडेज. ठीक है सर, थैंक यू. ठीक है, वेलकम. अब देखो, नोट करो, स्ट्रक्चरल जीन्स और सिस्ट्रॉन in lac operon of E. coli is made up of lac Z, lac Y and lac A. सर एक बार ये पॉइंट प्लीज रिपीट कर. In lac operon, a structural gene of E. coli is made up of lac Z, lac Y and lac A, which codes for beta galactosidase, comma, permease and transacetylase and
acetylase respectively. Full stop. Next. The operator gene work as switch which gets off and on. Work as switch which get off and on. Full stop. When repressor protein attaches with it, it get switch off. Full stop. So attaches with it gets switch off. Full stop. इसी में लिखेंगे when repressor do not attaches, it remains switch on. Next point, promoter gene. Promoter gene is the site where RNA polymerase bind. Promoter gene is the site where RNA polymerase bind and further go for transcription. The promoter gene determine which DNA strand will undergo for transcription. Next point, regulator gene control the operator gene. With the help of a protein, called repressor. Full stop. Regulator gene code for repressor protein. Which remains active. So code for repressor protein which remains active and switch off operator. Full stop. When repressor attaches with inducer ब्रैकेट में लैक्टोज सुगर. When repressor attaches with inducer ब्रैकेट में लैक्टोज सुगर, it becomes inactive and do not join operator. Full stop. Operator gets switch on. अब लिखो प्रोसेस, फंक्शन, फंक्शनैलिटी.
सिर्फ फंक्शन या प्रोसेस? आप मतलब फंक्शनलिटी या प्रोसेस कुछ भी लिखो, या फंक्शनलिटी ऑफ जीन्स, फंक्शनलिटी ऑफ जीन्स कैसे फंक्शन करते हैं। When lactose is not present in medium, when lactose is not present in medium, full stop, a regulator gene will code for repressor protein, regulator gene will code for repressor protein, full stop. This active repressor will combine with operator gene, full stop. By this way, operator switch off, full stop. RNA polymerase bind with promoter, RNA polymerase bind with promoter, but as repressor create hurdle, hence it do not go for transcription, full stop. Transcription stops, hence translation also stops, full stop. By this way, formation of enzyme do not takes place. Next point. Next paragraph. When lactose is present in medium, सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा प्लीज। when lactose is present in medium, it act as inducer, full stop. Inducer are those substances which makes repressor inactive, full stop. Lactose attaches with repressor and changes the lactose attaches with repressor and changes the conformation of repressor and makes it inactive, full stop. Due to
change in shape, it is unable to attach with operator. Full stop. Attach with Operator. Full stop. Operator gets switch on. Full stop. RNA polymerase bind at promoter site, comma, it start transcription, full stop. Formation of RNA, formation of mRNA takes place, full stop. mRNA undergo for translation, full stop. Formation of enzymes takes place which digest lactose sugar. That's it. किसी को कोई डाउट हो पूछिए भाई. Any sort of doubt? सर हाँ जी. सर मैं ये बोल रही थी सर, ये जो आपने थर्ड पॉइंट लिखा था ना, स्विच ऑन एंड ऑफ होने का, आपने जो सबसे पहला पॉइंट बताया था, सर वो एक बार फिर से डायग्राम में बता दीजिए, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था. अच्छा हाँ, डायग्राम में, क्योंकि मैंने कहीं से देख के नहीं बताया, इसलिए अगर वैसे पूछते तो मुश्किल हो जाएगा. हाँ देखो, सिंपल है, समझो. यहाँ पे क्या, ये स्विच है ना. अभी जब लैक्टोज नहीं है, तो जब लैक्टोज नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये जाएगा, जाकर के यहाँ सेट हो जाएगा. जब यहाँ पे सेट हो गया तो ये ऐसे सेट हो जाएगा. अब यहाँ पे जब जाके सेट हो जाएगा तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, लेकिन ये आगे मूव ही नहीं कर पाएगा, यहीं पे रुक जाएगा. जब रुक जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा. तो ये इसका मैं क्या है, ऑफ कंडीशन में है. अब क्या हुआ, लैक्टोज आया, और लैक्टोज ये इसकी एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है ना. यहाँ पे एक्टिव साइट है, देखो एक्टिव साइट अभी खाली है. जब लैक्टोज आया तो लैक्टोज मौजूद है, तो लैक्टोज इसकी एक्टिव साइट में जुड़ गया. जब लैक्टोज इसके एक्टिव साइट में जुड़ गया तो इसका शेप चेंज हो जाता. अब इसका शेप ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया. शेप मतलब कॉन्फर्मेशन चेंज हो गया. अब तो यहाँ फिट ही नहीं हो पाएगा, तो मतलब ये क्या हो गया, ये इनएक्टिव हो गया. जब ये इनएक्टिव हो गया तो यहाँ जुड़ नहीं पाएगा. जब ये जुड़ नहीं पाएगा तो स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा. जब स्विच ऑन हो गया, आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा, आकर के आराम से यहाँ से यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन करेगा. ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो एमआरएनए बन जाएगा. एमआरएनए बनेगा तो एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, ट्रांसलेशन करेगा. ट्रांसलेशन करेगा तो प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन क्या बन जाएगा, बना देंगे, प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, और क्या बन जाएगा, एंजाइम बन जाएगा. एंजाइम हो गया तो लैक्टोज का क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा. सिंपल है. बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर है. सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर. ठीक है, 100% क्लियर है ना. ये दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई. जुवारिया क्लियर? ठीक है, चलो अब मैं इसको हटा रहा हूं, तो लैक ऑपरेशन आपको आ गया. बहुत बढ़िया. ओ अब देखो एक और चीज है ना, जो और चीज है वो बहुत बेकार चीज है, बकवास चीज है, लेकिन मैं पढ़नी तो पड़ेगी भाई. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जानते हो क्या है? जानते हो क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, ये बता सकता है? नो सर. यस सर, उसमें सारे 23 क्रोमोसोम पेयर्स का जीन्स बताई गई थी आई गेस. Yes. The first time when I did my masters, and the first time when I appeared for UPSC interview,
So Human Genome Project was published in Nature magazine. Okay. And they asked me what is the Human Genome Project and what is the difference between the human genome and chimpanzee genome. They asked me for this question. Believe on me. सोचिए आपको द सेम मंथ उसी महीने नेचर में और नॉर्मल मैगजीन्स में आया भी नहीं था. नेचर में आया था, नेचर में पब्लिश हुआ था. But fortunately, my teacher, he was the subscriber of Nature magazine. His name is Dr. Abhishek Kumar Singh. He is one of the legendary teachers. So he was the subscriber of Nature magazine. और उन्होंने क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि what is the Human Genome Project and how did it work. और उन्होंने बताया भी कि इधर ये अगली बार मेंस में आएगा या फिर इस बार इंटरव्यू में भी पूछ सकता है. अगर किसी कोई साइंस वाला बंदा हुआ इंटरव्यू में तो पक्का पूछेगा. So it was published on that time. So it was और उस समय बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी और बहुत कम नॉलेज इसके बारे में हम लोगों को था. तो चिंपांजी के जीन से पहली बार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कोडिफाई किया गया और हमारे जितने सारे जीन्स होते हैं तो हमारे सब क्रोमोसोम को जितने 23 क्रोमोसोम होते हैं ना 23 पेयर को उसको सीक्वेंस में लगाया गया कि पहला क्रोमोसोम कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा. फिर 23 क्रोमोसोम में दोनों की क्रोमेटिड्स में पहला जीन कौन सा है, उसका काम क्या है, वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे प्रोटीन बनाता है, किसको कोड करता है, उसमें डिजीज कौन सी हो सकती है. इस पूरे डेटा को बनाने में जितना खर्चा आया, ये क्या प्रोसेस थी, है ना, इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ठीक है. और तब हमको पता लग पाया कि चिंपांजी हमारे सबसे क्लोजेस्ट लोग हैं जिनके जीन्स हमारे जीन से मैच. ये कहानी पूरी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की थी, है ना. तो मैं आपको इसके साइलेंट फीचर लिखा देता हूँ कि इसके फीचर क्या थे. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जब साइंटिस्टों ने रीड किया तो क्या क्या उनको मिला, ये कहानी है. ठीक है. और आपसे भी पूछा यही जाएगा व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा अगर पूछा जाएगा, है ना. और नीट में भी आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे कितना पैसा खर्च हुआ, कितने जीन पाए जाते हैं, किस क्रोमोसोम में ज्यादा जीन है, किस क्रोमोसोम में कम जीन है. ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे. नॉट दैट मच फ्रिक्वेंटली बट दे डू आस्क दिस क्वेश्चन. चलो तो आप हेडिंग डालेंगे सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, है ना. तो सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम पहला पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस, the total number of nucleotide bases, the total number of nucleotide bases present in human genome are 3164.7 million. इतने न्यूक्लियोटाइड हमारे जीनोम में प्रेजेंट है. पहला पॉइंट, ये बात पता लगी. ठीक है. मई 2006 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट, the average gene have 3000 bases. The average gene have 3000 bases, but their size vary greatly. फुल स्टॉप. अगला क्वेश्चन एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है. द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन का नाम पूछा हुआ था. द लार्जेस्ट, कोई बता सकता है क्या नाम क्या है? द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन इज डायस्ट्रोफिन. The largest human gene is dystrophin, which contain 2.4 million bases. तो हमारा सबसे बड़ा जीन यही है, dystrophin, which contain 2.4 million bases. Next, the total number of gene present in human genome, the total number of gene present in human genome are 30,000. 30,000.
इसके पहले लोगों का, साइंटिस्टों का जो हाइपोथेसिस थी, उनका कहना था 80,000 से लेकर के 1,40,000 जीन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। बाद में पता चला कि नहीं भाई साहब, ये तो पूरा खेल 30,000 जीन्स का है। ठीक है, नेक्स्ट। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स आर फाउंड in chromosome 1. The maximum number of genes are found in chromosome 1. They are 2,968 in number. Whereas ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, whereas नंबर नहीं पूछा हुआ तो पूछा तो मैक्सिमम किस में पाए जाते हैं। Whereas the minimum number of genes, whereas the minimum number of genes are 231 found in Y chromosome. Next, almost about 99.9%, almost about 99.9% genes are exactly similar in all human beings. Next point, function of 50% discovered genes are not known. अभी भी नहीं बताया। Function of 50% discovered genes are not known. Next point, repeated sequence of nucleotide, repeated sequence of nucleotide make a major portion of human genome. ठीक है, major portion, repeated sequence of nucleotide make major portion of human genome. Only 2% nucleotide code for protein. तो 98% हमारी बॉडी में क्या है, रिपीटेड, और सिर्फ 2% ऐसा है जो प्रोटीन को कोड करता है। अब यहीं पे बात समझ लो, जो अगला वाला टॉपिक, ये जो 98% है ये रिपीट होते हैं, समझ गए ना, बार बार रिपीट होते हैं। इनको हम लोग कहते क्या है, इनको कहते हैं RNTP बोलते हैं, रिपीटेड नंबर ऑफ, नहीं क्या बोलते हैं इनको, हम लोग कहते हैं इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं, बता रहा हूँ। VNTR कहते हैं, VNTR। ये जो रिपीटेड सीक्वेंस इसको बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। मैं अभी बता दूं, आगे बताऊंगा। तो ये जो रिपीटेड वाला सीक्वेंस होता है, समझना मेरी बात को, ये रिपीटेड वाला सीक्वेंस 50% मेरी माँ से मिलता होगा और 50% मेरे फादर से मिलता है, 50-50% VNTR। ठीक है, ये रिपीटेड सीक्वेंस बाकी मेरा किसी से मैच नहीं करता। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, मतलब कि 50% किसी भी बच्चे का जो VNTR होगा, मतलब रिपीटेड वाला सीक्वेंस होगा, ये रिपीट जो पैटर्न होता है, रिपीटेड पैटर्न, ये 50% VNTR मैच करता होगा मदर से, 50% फादर से। तो अगर पता करना है, अब ऐसा हुआ कि 4 साल पहले, मैं लाइव केस बताता हूँ, 4 साल पहले एक बच्ची हिसार में पैदा हुई, कहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब 4 साल पहले जब वो बच्ची पैदा हुई तो
3 अलग अलग औरतों ने कहा ये मेरी बेटी, ये मेरी बेटी, मेरी। अब एक बच्ची जो कि जस्ट 2-3 दिन पहले पैदा हुई, उस पे 3 मदर क्लेम करने लगी। कमाल की बात। अब ये कैसे बताओगे इनमें से कौन इसकी असली है? पुलिस ने बच्ची को कस्टडी में, है ना, हॉस्पिटल वहीं, और केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के कैपेसिटी के बाहर की बात थी कि भाई साहब कैसे डिसाइड करोगे इसलिए असली मदर? इस केस को यहाँ से सोनीपत कोर्ट से इसको केस को ट्रांसफर कर दिया गया चंडीगढ़ हाई कोर्ट। दोनों को कॉमन, पंजाब और हरियाणा का कॉमन चंडीगढ़ कोर्ट। चंडीगढ़ कोर्ट ने कहा बच्चे की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 2 जगह होती है, एक हैदराबाद में, दूसरी होती है, नॉर्मली हैदराबाद में होती है, तो हैदराबाद में, दूसरी शायद गांधीनगर में भी होती है, गुजरात में, ठीक है। तो हैदराबाद में सैंपल भेज दिया गया बच्ची का, और तीनों मदर का सैंपल भेज दिया गया, ठीक है। जब तक रिपोर्ट आती तब तक 2 माँ गायब हो गई, ठीक है, भाग गई। हालांकि जब रिपोर्ट आई होगी तो अब उन्होंने क्या किया होगा, हैदराबाद में जो सेल सेंटर है ना, तो वहां पे जो सेल बायोलॉजी का सेंटर है वहां पे उन्होंने क्या किया होगा, बच्ची का वीएनटीआर देखा होगा, वीएनटीआर मदर के मैच कराए होंगे, जिससे 50% मैच करता होगा वो उसके अलग है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट। समझ आ गया? यस सर। यही अगला टॉपिक है ना। तो वीएनटीआर, तो 50% वीएनटीआर मेरा माँ से मिलता होगा, 50% फादर से, मतलब मेरे भाई से भी 50% नहीं मैच करता होगा, ठीक है, या मेरी सिस्टर से भी 50% नहीं मैच करेगा। ये 50% सिर्फ मेरे मदर और फादर से मैच करेगा। ऐसे बता पाना कि जैसे थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि ये एक 45 साल के आदमी ने कहा कि मैं मतलब नारायण एनडी तिवारी का बेटा हूँ। एनडी तिवारी बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी थे, एनडी तिवारी का बेटा हूँ। तो उसने प्रूव करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराना था, पता लग गया कि वो एनडी तिवारी ने उससे पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा ही बेटा है ना। तो उस आदमी ने क्लेम किया और पता लग गया, ठीक है, कि एनडी तिवारी का बेटा है, राइट। तो ऐसे अगर पता कभी मतलब प्रूव करना हो तो ये प्रूव किया जा सकता है। अब समस्या यहाँ पे आती है, अगर किसी आदमी का जो बच्चा है ना, मान लो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी, अब मान लो कि वो बना है किससे, गिफ्ट जिफ्ट इसमें से किसी से बना हुआ है, तो फादर डोनर अलग है, मतलब पेरेंट अलग है और मदर अलग है, वैसे केस में नहीं बता पाओ। तो ये समस्या आ जाती है जब आर्टिफिशियल मींस से कोई भी बच्चा पैदा हुआ हो, तब उस समय ये प्रॉब्लम आ जाएगी, तब आप बता पाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ राइट मैत्री, एनडी तिवारी उत्तराखंड के सीएम रहे, और वो उसके पहले यूपी के गवर्नर रहे, वो यूपी के भी सीएम रहे, और वो अपने पूरे लाइफ टाइम कभी भी डिस्प्यूटेड नहीं रहे, और एनडी तिवारी हमेशा किसी न किसी पावर में रहे, और इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनका बहुत नाम है, बहुत रिस्पेक्ट थी, मतलब ये बड़ी बात थी। बाद में क्या हुआ, उस लड़के को भी उसकी मोस्ट प्रोबेबली शायद उसकी वाइफ ने मार दिया। क्यों सर, क्यों मार दिया? एक हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, आपने नहीं पढ़ी होगी हिस्ट्री में, एक स्टेटमेंट उसको बोलते हैं, किंगशिप नोज नो किंगशिप, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं राज सत्ता किसी को जानती नहीं है, किसी को पहचानती नहीं, इट इज ऑल अबाउट द मनी एंड पावर। यस सर। सर एक्चुअली डीपी का फुल फॉर्म डर्टी पॉलिटिक्स ही था, वो डेमोक्रेटिक बाद में हो गया। ये किसने बताया? ये अरिंदम चौधरी ने कहा होगा पक्का, है ना। ठीक है, तो उसने पैसों के लिए अपने हस्बैंड को मार दिया। हमेशा ऐसे ही होता है, हुआ होता आया है। अच्छा सर, डेट क्या थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की? मैं अभी बता देता हूँ, लास्ट में लिखवा, तो पहले प्रॉपर्टी लिख लो, ठीक है। मुझे मर्डर की डेट पूछी, इसलिए ज्यादा पैसे नहीं कमाने चाहिए, ठीक है। नोट कर, हाँ बेटा बोलो। डायस्ट्रोफिन जो है क्या कैरेक्टर क्या देता है इसका? डायस्ट्रोफिन एक जीन से, मतलब डायस्ट्रोफिन नाम के एक हार्मोन को कोड करता है, वो उसमें सबसे ज्यादा वो जो मसल में, हाँ याद आ गया, सही सही, मसल्स में याद है ना, एक मस्कुलर डायस्ट्रोफी याद आया ना, मस्कुलर डायस्ट्रोफी इसी की कमी से मस्कुलर डायस्ट्रोफी होती है। वेरी गुड, शाबाश। तो सबसे ज्यादा कोड करता है, और वाई क्रोमोसोम मैंने बताया था, वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है, इसमें बहुत कम जीन्स पाए जाते हैं। यस सर। तो नेक्स्ट एक और नोट करो, हाँ, द रिपीटेटिव सीक्वेंस are known to have no direct coding function. The repetitive sequence is known to have no direct function.
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस, about 1.4 million locations have been identified where single So about 1.4 million locations have been identified where single base DNA differences occur in human genome. इतनी लोकेशन से जहां पर डीएनए में सिर्फ एक बेस का डिफरेंस, बाकी सबसे। तो ये था भाई साहब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए लास्ट पॉइंट। अबाउट 1.4 मिलियन locations have been identified where single base differences occur in human genome। ठीक है, हाँ तो मैं बता रहा था सो VNTR का फुल फॉर्म क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। सर आपको डेट भी बतानी थी उसकी। डेट भी बताना, मैं वही ढूंढा हूँ, डेट ही ढूंढा, थोड़ा सा कंफ्यूजन डेट में। तो आपने बोला तो मई 2006। मई 2006, हाँ। सबसे आखिरी में फर्स्ट क्रोमोसोम, हाँ नोट कर लो, ठीक है। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम फर्स्ट was completed in May 2006। सबसे आखिरी में इसी को हुआ क्रोमोसोम फर्स्ट का, ठीक है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नोट कर लो। ऑफिशियली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was launched in 1 October 1990। Officially Human Genome Project was launched in 1 October 1990 by US Department of Energy, US Department of Energy and National Institute of Health। US Department of Energy and National Institute of Health। सर पहले आपने 1956 के पहले कोई डेट बोली थी? और एक कौन सा 1956 मैंने कब बोला? 1956 कब बोला? सर सबसे पहले तो आपने वही बोला था ना, द सीक्वेंस। चुप करो, 1 अक्टूबर 1990 बोला था मैंने। 1 अक्टूबर क्रोमोसोम के पहले आपने ऑफिशियली के बाद पहले एक सेंटेंस बोला था ना। मैंने बोला ऑफिशियली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च अक्टूबर 1, 1990 बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इसके पहले मैंने बताया था क्रोमोसोम नंबर 1 वाज कंप्लीटेड बाय मई 2006 बताया था। मई 2006 जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। यस सर, थैंक यू सर। और क्या, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया भाई गवर्नमेंट का। और क्या है, पैसा कितना खर्च हुआ भाई, देख लेना यार कितना पैसा खर्च हुआ, नोट करो। अप्रोक्सीमेटली 9 बिलियन स्पेंड ऑन इट। 9 बिलियन, approximately $9 billion, sorry,
$9 बिलियन स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। सोच लेना कितना पैसा खर्च हुआ। नॉर्मल गवर्नमेंट की हैसियत से बाहर की चीज है। आज की डेट में FBI के पास जितने लोग हैं ना, सबका डेटा है DNA का, आप सोच नहीं सकते हो। FBI के पास कितना डेटा है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। DNA किसके किसके DNA का डेटा है, समझ रहे हो ना। और बता दूं, जैसे आप ये अपना GPS ऑन करते हो ना, GPS यूज करते हो ना, जैसे आप फोन में GPS ऑन करते हो, पेंटागन आपके फोन का पूरा डेटा खींच लेता है। आज की डेट में अगर पेंटागन चाहे तो आपका बैंक अकाउंट, आपका आधार फाधार जो भी है ना, सब कुछ ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। वहीं से अमेरिका से GPS पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए हम अपना जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसको नाविक कहते हैं। वो हमारा सिस्टम होगा, वो GPS की तरह फंक्शन करेगा और GPS से ज्यादा एफिशिएंट होगा। रशिया के पास पहले से अपना ग्लॉसनोव है, चाइना ने भी अभी अपना डेवलप कर लिया है, ठीक है। इसराइल के पास तो बहुत पहले से उनके पास, तो वो तो किसी का सिस्टम वो उल्टे वो दूसरे को हैक कर लेते हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी तो बहुत फॉरवर्ड है। लेकिन ग्लॉसनोव जो रशिया का है वो भी काफी एफिशिएंट है, लेकिन ये रीजनल है, पूरे वर्ल्ड में काम नहीं करता। अमेरिका का भी रीजनल है, वो भी पूरे वर्ल्ड में काम नहीं करता। तो इसी तरह से अब इन्होंने जो डेटा बनाया, जैसे अपने यहाँ आधार का डेटा है, मान लो कोई बच्चा खो जाए, अगर उसका आधार कार्ड बना हुआ होगा तो उस बच्चे की फिंगरप्रिंट आप रखोगे किसी आधार सेंटर में, पूरा उसका एड्रेस सब निकल आएगा, उसके माँ का नाम, बाप का नाम, गाँव का नाम, एड्रेस सब निकल आएगा। इसलिए आधार ऐसे जो लिंक्ड है फिंगरप्रिंट से। उसी तरह से अमेरिका में जितने क्रिमिनल्स टाइम्स वगैरह होते हैं, तुरंत वो फॉरेंसिक वाले जाके DNA टेस्ट करते हैं, DNA को देखते हैं, DNA मैच कराते हैं, FBI बता देती है किस आदमी का DNA, ठीक है। सर एक डॉक्यूमेंट्री भी है, स्नोडेन के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री है। वो अच्छा। बंदा CIA के अंदर काम करता था एंड देन बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है देखिएगा। वो क्या नाम है? स्नोडेन सर, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ ठीक है, नाम। मैं डेफिनेटली देखूंगा। ठीक है, तो भाई लोगों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, स्नोडेन, इसने एक वो बनाया था, सिस्टम बनाया था जिससे किसी की भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। ये एक्चुअली ये बंदा है और अभी भी जिंदा है वो। ही इज लिविंग इन नाउ, क्योंकि US गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ गई थी। ओके ओके, यस सर, ठीक है, देखूंगा जरूर मैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस ये हमें मतलब DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना है, जेनेटिक्स हमारा खत्म हो गया। बता तो मैंने दिया ये कि क्या होता है, लिखवा दूंगा ना, व्हाट इज फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस क्या होती है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सर, बाय, थैंक यू वेलकम बेटा, सर, बाय सर। बाय बाय, वेलकम, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय।